हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। बच्चों, हमारा जो 10th कक्षा का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। जिसमें सबसे पहली वीडियो में हमने बात की थी धातुओं के भौतिक गुणधर्मों की। दूसरा जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों की। और तीसरे वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? रासायनिक गुणधर्म की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे बच्चों? रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्मों में हमने देखा, सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने देखा सक्रियता सारणी। क्या देखा बच्चों? सबसे पहले हमने देखा सक्रियता सारणी या सक्रियता श्रेणी कह दीजिए। दूसरा हमने देख लिया था कि धातु की किससे क्रिया? वायु से क्रिया। वायु या ऑक्सीजन से हमने जो क्रिया करवाई थी उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों किससे क्रिया। तीसरी जो हेडिंग होगी वो होगा हमारी, वो है धातु की जल से अभिक्रिया। दूसरी हेडिंग हमारी वायु से क्रिया थी। आज हम इस वीडियो में तीसरी जो जल से अभिक्रिया करवानी है उसके बारे में बात करेंगे। और चौथी जो हमारी है वो है अन्य धातु के, या फिर हम ले लेते हैं पहले किससे क्रिया करवाएंगे? लवण से क्रिया, या हम कह दें किससे क्रिया? अम्ल से क्रिया ले लेंगे, या तो अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया करवाएंगे बच्चों? धातु की अम्ल से क्रिया करवाएंगे। और पांचवा जो होगा अन्य धातु के लवण से क्रिया करवाएंगे। तो हमारे पास 5 मैंने टॉपिक बताए थे। रासायनिक अभिक्रियाओं में किसका अध्ययन करेंगे? सबसे पहले हमने देखा सक्रियता सारणी को, जिसको हमने याद कर लिया है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इसका वीडियो मैंने अभी अपलोड किया नहीं है, शूट कर चुका हूँ, लेकिन इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमने सक्रियता सारणी देखी थी। उसके बाद धातु, यानी कि धातु की क्रिया किससे करवाई है? ऑक्सीजन से। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। हाँ, एक वीडियो अभी बाकी है जिसमें हम पढ़ेंगे जो ऑक्साइड होते हैं धातु के उभयधर्मी भी होते हैं, उसकी बात करेंगे, लेकिन इनको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। उसके अलावा भी हमारे पास एक हेडिंग जो हमने है बीच में वो छोड़ी है, जिसका नाम है एनोडीकरण। आज हम धातु की क्रिया जल से करवाएंगे। फिर आज ही हम हो सकता है इसी वीडियो में धातु की क्रिया अम्लों से करवाएंगे। और फिर हम देखेंगे अन्य धातु के लवणों से धातु की क्रिया, अन्य धातु के लवणों से धातु की क्रिया। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले हेडिंग, अपनी जो हेडिंग है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हेडिंग है नंबर 3, धातु की किससे क्रिया? अम्लों से। पहले जल से करवाएंगे, धातु की जल से क्रिया। किससे करवाएंगे बच्चों? धातु की जल से क्रिया। अब सुनिएगा ध्यान से कि जब धातु जो हैं, बाहर आवाज़ आ रही है बच्चों, जो धातु हैं, धातु जो होती हैं वो जल से अभिक्रिया करती हैं। और जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाती हैं? धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, धातु जब जल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? ऑक्साइड। और साथ में कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और सभी ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते। वो धातु के ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, वही क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो हमने क्या कहा कि धातु जब जल से क्रिया करेगी, धातु किससे क्रिया करेगी? जल से। तो धातु की जल से क्रिया कराने पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। और ऑक्साइड के साथ कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनती है। और जो धातु के ऑक्साइड ऐसे जो जल में घुलनशील होते हैं, धातु के वे ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं, वो निर्माण किसका करते हैं? धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं धातु की क्रिया करवाएं, जैसे कि हमारे पास सोडियम है, इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं बच्चों? जल से क्रिया करवाते हैं। तो एक क्षार बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोक्साइड। और इसकी प्रकृति हम जानते हैं, यह कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो पहले क्या कहा? ऑक्साइड बनेगा। और जो ऑक्साइड जल में घुलनशील होगा वही क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अब क्या सभी धातुएं सेम स्पीड से, समान दर से क्या जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो हमारा प्रश्न जैसे ऑक्सीजन में था वैसे ही इसका आंसर होगा नहीं। तो सभी जल से जो धातुएं अभिक्रिया करेंगी उनकी दर समान नहीं होती है, बल्कि असमान होती है। तो इसके बाद जो हम देखेंगे क्या है? विभिन्न धातुओं की किससे अभिक्रिया? जल से अभिक्रिया। विभिन्न धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कि ये हमने बच्चों विभिन्न सारी धातुएं ले ली हैं और इन सब की हमें किससे क्रिया करवानी है? जल से क्रिया करवानी है। तो हम जानते हैं कि सोडियम और जो पोटेशियम है,
ये सोडियम और पोटेशियम जो दो धातुएं हैं ये जल से तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और जो पोटेशियम है वो तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, यानी कि सोडियम की जब किससे क्रिया करवाएं, जल से, क्या बनेगा KOH। सोडियम की क्रिया किससे करवाएं, जल से, तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस इनमें जो गैस निकलती है उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। और इन दोनों की क्रिया जो होती है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि इन अभिक्रियाओं में किसका निर्माण होता है, ऊष्मा यानी कि गर्मी, हीट का उत्पादन होता है। और ये जो हीट निकलती है वो अधिक मात्रा में होने के कारण इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, प्रज्वलित कर देती है, अर्थात जला देती है। यानी कि जब सोडियम और पोटेशियम को कहाँ डाला जाएगा, जल में, ऊष्मा अधिक निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ऊष्मा अधिक होने के कारण जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए बच्चों हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि ये जो सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं हैं वो जल से, कौन से जल से, ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती हैं। कैसी अभिक्रिया करती हैं बच्चों, तीव्र अभिक्रिया करती हैं, और क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। बच्चों धातुओं की जल से अभिक्रिया करवाने के पीछे हम देखते हैं कि सबसे पहले जल से क्रिया करवाएं, तो कौन से जल से क्रिया करवाएं, ठंडे जल से। अगर कोई धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है तो उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, यानी कि गर्म जल से। और अगर ठंडे और गर्म दोनों से क्रिया नहीं करती है तो फिर हम उस धातु की क्रिया कराते हैं भाप से, यानी कि जल वाष्प से। तो पहले जो हमारी दोनों धातुएं वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती हैं। इसके बाद जो है हमारे पास कैल्शियम, ये ठंडे के जल के साथ अभिक्रिया तो करती है, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, प्लस यहाँ पर भी ऊष्मा निकलती है। लेकिन जब इसको जल में डाला जाता है तो जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो कम होती है, और जो कम मात्रा है वो हाइड्रोजन गैस को आग पकड़ने के लिए काफ़ी नहीं होती, इसलिए ये आग नहीं पकड़ती, बल्कि यह जो कैल्शियम है वो जल की सतह पर तैरती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी बच्चों जल की सतह पर क्या करती है, तैरती है। यानी कि पहली दो धातुएं तो ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगी, और तीव्र अभिक्रिया करने के बाद क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। उसके बाद दो धातुएं हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये धातु क्या करती हैं, दोनों जल की सतह पर तैरती हैं। ये इसमें से कैल्शियम ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेती है, लेकिन ये जो मैग्नीशियम है वो ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती है। हाँ, दोनों तैरेंगे, लेकिन ये ठंडे जल के साथ क्रिया करेगी, और मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती है। इसके बाद हमारे पास क्या है, तीन धातुओं को लेते हैं हम। कौन कौन सी है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है। ये बच्चों ये ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, ये गर्म जल के साथ भी क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन ये भाप के साथ क्रिया करती हैं। यानी कि कौन कौन सी धातुएं, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, तीनों जो धातुएं हैं वो ना तो ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं, ना ही गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं, और क्रिया करती हैं तो सिर्फ किससे, वाष्प अवस्था से, यानी भाप से अभिक्रिया करती हैं। तो हम अभी चित्र देखेंगे कि किस प्रकार भाप से अभिक्रिया करवाई जाए, लेकिन उससे पहले बाकी जो बची हुई चार धातुएं हैं, यानी कि लेड, कॉपर, चांदी और सोना, ये चार धातुएं हैं, ये ना तो ठंडे जल से क्रिया करेंगी, ना ही ये गर्म जल से क्रिया करेंगी, और ना ही ये भाप से क्रिया करती हैं। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको शॉर्ट तरीके में बता दिया है कि किस प्रकार हम विभिन्न धातुओं की जल से अभिक्रिया को याद कर सकते हैं। पहली दो धातुएं जो हैं वो जल से तीव्र अभिक्रिया करती हैं, और तीव्र अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस ऊष्मा निकलती है, और जो ऊष्मा निकलती है उसके कारण हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, जलने लगती है, यानी कि आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन धातुओं को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वायु से क्रिया करने पर भी इन्होंने आग पकड़ी थी, जल से क्रिया कराने पर भी आग पकड़ रही है। तो इनको बचाने के लिए, आग को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, इनको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। कैल्शियम जो है वो ठंडे जल से साथ क्रिया कर लेती है, लेकिन जो यहाँ पर ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ये जो गैस बनती है हाइड्रोजन, वो इस कैल्शियम धातु को चारों ओर से घेर लेती है, और घेरने के बाद उसको ऊपर पानी की सतह पर तैरने में हेल्प करती है। इसके बाद जो हमारे पास मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम बच्चों ठंडे जल के साथ तो क्रिया नहीं करती, लेकिन गर्म जल के साथ हल्की सी क्रिया करने के बाद क्या करती है, तैरने लग जाती है। इसके बाद हम तीन धातुएं देखते हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है। कौन कौन सी हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों क्रिया जो करेंगी धातुएं वो ठंडे जल के साथ तो क्रिया नहीं करती, हम गर्म जल के साथ क्रिया कराते हैं तो गर्म जल के साथ भी क्रिया नहीं करती हैं, और वाष्प यानी कि भाप जो है, वाष्प, जल वाष्प, उससे क्रिया आसानी से कर लेती हैं। और हम लास्ट की चार धातुएं हैं, हमारे पास लेड है, कॉपर है, चांदी है और सोना है। ये ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती, ये गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती, और ना ही ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो बच्चों अब हम भाप के साथ जो अभिक्रिया कराते हैं उसका चित्र बनाकर देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले लें। तो आ जाओ, बैठो, तो पढ़नी हो तो बैठ जाओ। तो देखिए बच्चों, हम एक चित्र बनाते हैं जिसके माध्यम से हम भाप की क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। तुम्हें तो याद है ना,
बना लोगे चित्र मित्र हैं? तो देखिए बच्चों, हमने एक स्टैंड लिया, इसको हम नाम देते हैं स्टैंड, और इसको नाम देते हैं हम, क्या नाम देते हैं बेटा? क्लैंप। क्या नाम देते हैं इसको? स्टैंड, और इसको क्लैंप। और ये कौन सी नली है हमारे पास? क्वेथन नली। कौन सी नली है बच्चों? क्वेथन नली। वो नली होती है जिसमें हम किसी द्रव को उबाल या गर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर हमारी जो धातु की क्रिया करानी है, उस धातु को यहाँ पर हमें लेना है, धातु, और ये है जल से भीगा हुआ कांच का तंतु। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि इस तंतु में हमने क्या लिया है? हल्का सा जल लिया है, ताकि इस जल को गर्म करने के बाद भाप में बदला जा सके। और यहाँ पर हम क्या बना देते हैं? यहाँ पर हम एक बर्नर बना देते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? और बर्नर से हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा? ये जो पानी है इस धागे में, वो पानी गर्म होगा और वाष्प के रूप में आएगा, और इस धातु से क्या करेगा? क्रिया करेगा। अब यहाँ पर एक गैस का निर्माण होगा। इस गैस को हम कहाँ लेकर जाते हैं? एक पात्र में लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं बच्चों? एक पात्र में। और इस पात्र में ले जाने के बाद यहाँ पर एक हम परख नली और लगा देते हैं, जिसे उल्टी करके रखा जाता है, ताकि यहाँ पर जो गैस बनेगी वो इस परख नली में जाकर क्या हो जाए? एकत्रित हो जाए। और इस परख नली को भी हम एक स्टैंड के द्वारा स्थायी कर देते हैं। इस परख नली को भी हम क्या कर देंगे बच्चों? एक स्टैंड के द्वारा स्थायी कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करा रहे हैं? किसी धातु की वाष्प के साथ अभिक्रिया करवाते हैं बच्चों। किसी धातु की किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? वाष्प के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो हमने क्या किया? इस प्रकार से उपकरण तैयार करते हैं। क्या करते हैं? एक स्टैंड लेते हैं, उसमें क्लैंप की सहायता से एक परख नली को, यानी कि क्वेथन नली को लगा देते हैं, और इधर एक धातु रखते हैं जिसकी क्रिया हमें किससे करवानी है? हमें वाष्प से करानी है। तो यहाँ पर गर्म करने का सिस्टम लगाया, एक प्रवाह नली बनाते हैं, इसको द्रोणी क्षेत्र में, यानी कि किसी द्रव से भरा हुआ पात्र है उसमें लेकर जाते हैं, और वहाँ पर इसको छोड़ के इसके ऊपर जो गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस, उसको एकत्रित करने के लिए उसके ऊपर क्या कर देते हैं? एक परख नली को उल्टा करके रख देते हैं, और इस परख नली को स्थायी करने के लिए किससे जोड़ देते हैं? एक दूसरे स्टैंड से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हम जल की अभिक्रिया जो कराते हैं वायु से, वायु से नहीं, धातु से, वो क्रिया हमारी क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाएं, उसके बाद गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाएं, और उसके बाद हम कराते हैं भाप से अभिक्रिया। और भाप से अभिक्रिया का चित्र हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो बच्चों, ये हमारी आज की पहली हेडिंग है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। तो ये थी बेटा हमारी किसकी? धातु की किससे क्रिया? जल से क्रिया। अब बच्चों, चौथी जो हमारी हेडिंग है उसको ले रहे हैं हम, जल की किससे? अम्लों से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया बच्चों? जल की अम्लों से अभिक्रिया। जल की कहाँ से आ गई भाई? धातु की अम्लों से अभिक्रिया। किसकी बच्चों? धातु की अम्लों से अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी धातु की क्रिया अम्ल से करवाई जाती है, किससे करवाई जाती है बच्चों? अम्ल से। तो हम जानते हैं कि लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। धातु की क्रिया जब भी किससे करवाई जाती है? अम्ल से करवाई जाती है। तो हम जानते हैं कि उसमें एक तो क्या बनता है? लवण बनता है, और क्या बनता है हमारे पास? H2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे कि हम देखें तो हम जानते हैं कि जिंक धातु प्लस H2SO4, कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं। आप HNO3 लीजिए, आप HCl लीजिए, आप H2SO4 लीजिए। तो जिंक की क्रिया जब किससे करवाई जाए? H2SO4 से करवाई जाती है। तो जो लवण बनता है वो होता है ZnSO4, और जो गैस होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है बच्चों। तो जब किसी धातु की क्रिया किससे करवाएं? अम्ल से। कोई भी धातु हो, कोई भी अम्ल हो, क्रिया करके आपस में क्या बनाएंगे? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन फिर वही प्रश्न है, क्या सभी धातुएं उसी दर से अम्लों से भी क्रिया करती हैं? तो हमारा आंसर है नहीं। क्या सभी धातुएं सभी अम्लों से क्रिया करती हैं? तो भी हमारा आंसर है नहीं। तो फिर हम विभिन्न धातुओं की क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। सबसे पहले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया बच्चों? नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। अब इसको आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। नाइट्रिक अम्ल से जो क्रिया है उसको एक बार ध्यान से समझें। नाइट्रिक अम्ल क्या है? HNO3। जब धातु की क्रिया बच्चों किसके साथ करवाई जाती है? नाइट्रिक अम्ल से करवाई जाती है। तो हमें पता है क्या बनेगा? लवण प्लस क्या बनना चाहिए? हाइड्रोजन। ये तो वो रिएक्शन लिखी है बच्चों जो सामान्यतः होती है, लेकिन अपवाद है किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ। सर अपवाद क्यों? तो इसमें क्या होता है, जो गुण होते हैं वो अलग आते हैं। कैसे सर? धातु की क्रिया किससे करवाएं बच्चों? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस
हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता, बल्कि बच्चों यहाँ पर H2O का निर्माण होता है। तो आप कहोगे सर ये O कहाँ से आया? तो बच्चों ये O कहाँ से आता है? यहाँ से, नाइट्रिक अम्ल से। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है बच्चों? वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और ऑक्सीकारक का अर्थ है ऑक्सीकरण करने वाला। ऑक्सीकारक का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीकरण करने वाला। अगर ये पदार्थ किसी का ऑक्सीकरण कर देता है, ये पदार्थ किसी का ऑक्सीकरण कर देता है, तो उसको कहते हैं हम ऑक्सीकारक। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी और कहाँ जाएगी? वो H2 के पास, और H2 का ऑक्सीकरण हो जाएगा किसमें बच्चों? जो नाइट्रिक अम्ल है उसका क्या कर देगा? ऑक्सीजन दे देगा। किसको दे देगा? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा बच्चों किसमें? जल में। किसमें हो जाएगा? जल में। तो इस प्रकार हम कहेंगे HNO3 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, जो अपनी ऑक्सीजन किसको दे देगा? H2 को, यानी कि हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन किसमें चेंज हो जाएगी? हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण किसमें हो गया? जल में। चैप्टर नंबर 1 में हम जानते हैं कि हम ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं वगैरह पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन अगर जुड़ती है, योग होता है, तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का क्या हो गया है? ऑक्सीकरण। जबकि अपचयन क्या होता है? इसका उल्टा, अर्थात उसमें या तो हाइड्रोजन जुड़े या उससे ऑक्सीजन निकले, तो उसको कहते हैं हम ऑक्सीकरण। तो बच्चों पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब धातुओं की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस की जगह H2O का निर्माण होता है। और ये जो खुद नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में, क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। जैसे N2 है, जैसे N2 है, इसके बाद NO2 है। इस प्रकार के नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, 11th में पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हमने पहले पॉइंट में किसकी बात कर ली? नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवा दी बच्चों। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि हमारे पास जो धातुओं की, मैं एक बार सक्रिय श्रेणी बनाता हूँ। ये हमारे पास बच्चों क्या है? सक्रिय श्रेणी है। तो मैं इसमें से अगर इन धातुओं को लूँ, किन धातुओं को? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। इन धातुओं के दूसरे पॉइंट में NCERT कह रही है कि इन धातुओं को अगर किससे क्रिया करवाई जाए बच्चों? अम्ल से क्रिया करवाई जाए। किसको? मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, जिंक को और आयरन को। तो NCERT कह रही है निम्न में से किसकी दर, बुलबुले बनाने की दर किसकी सबसे ज़्यादा होगी अम्लों के से क्रिया कराने पर? इन धातुओं की अम्लों से क्रिया कराने पर किसकी बुलबुले बनाने की दर सबसे ज़्यादा होगी? तो बच्चों ये जो क्रम है वो खुद क्या है? बुलबुले बनाने की दर का क्रम है। क्योंकि हम जानते हैं, रीज़न क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सक्रियता सारणी है वो खुद क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर बनाई गई है, यानी क्रियाशीलता का घटता क्रम अवरोही क्रम के आधार पर ये बनाई गई है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये किस क्रम में जमे हुए हैं? खुद क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में जमे हुए, यानी कि बुलबुले बनाने की दर मैग्नीशियम की क्या होगी बच्चों? सबसे ज़्यादा होगी, जबकि आयरन की बुलबुले बनाने की दर वो होगी सबसे कम होगी। ये हमारी NCERT में पॉइंट नंबर 2 कह रहा है। तीसरे पॉइंट में हम क्या बात करते हैं बच्चों? नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो कॉपर है वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि HCl वगैरह के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये कह रहा है तीसरा पॉइंट। एक लाइन और आपको इसमें ऐड करनी है HNO3 वाले में कि जो मैंगनीज और मैग्नीशियम है ये किससे? इस नाइट्रिक अम्ल से, तनु नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल में भी कौन सा? तनु। तनु मतलब पतला और सांद्र मतलब क्या होता है बच्चों? गाढ़ा। तो जो मैग्नीशियम और मैंगनीज हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम जो धातुएं हैं वो तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। पहले क्या कहा? हाइड्रोजन गैस देती हैं। फिर क्या कहा? नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देती बल्कि जल देती हैं। फिर कह रहे हैं कि मैंगनीज और मैग्नीशियम हैं वो जल नहीं देंगी, वो हाइड्रोजन देती है। मतलब 3 बार उल्टा करना है आपको। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस देती है, उसका उल्टा करना है, नाइट्रिक अम्ल के साथ नहीं देती, और फिर उल्टा करना है मैग्नीशियम और मैंगनीज दो धातुएं हैं जो हाइड्रोजन देती हैं, यानी क्या नहीं देंगी? जल नहीं देंगी। तो बच्चों इस प्रकार 3 पॉइंटों में NCERT में समझाया गया है। हालांकि 3 पॉइंट मैंने बच्चों को लिखाया है, ऐसा कोई पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट है नहीं। तो इस बिंदु में हमने किसकी बात की? धातु की अम्लों से क्रिया। किससे बात कर ली बच्चों? धातु की अम्लों से क्रिया। और अब 5वां पॉइंट जो लास्ट है वो है अन्य धातु के लवणों से विलयन से क्रिया। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद है आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो बच्चों अब हमारी 5वीं हेडिंग और जो रासायनिक गुणधर्म है उनकी लास्ट हेडिंग क्या है बच्चों? धातु की अन्य धातु के लवणों
के विलयन से अभिक्रिया। क्या है बच्चों? एडिंग धातु की क्रिया करानी है, किससे करानी है? अन्य धातु के लवणों के विलयन से क्रिया करानी है। कैसे सर? एक धातु लेता हूँ बच्चों, ये देखिए मैंने क्या ले ली? धातु ले ली। क्या ले ली बच्चों? धातु। अब मुझे क्या करना है, या फिर ऐसे ले लेते हैं, इस धातु की जगह हम ये ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने बार बार किया हुआ है। धातु की किससे क्रिया करवानी है? या फिर ये एग्जाम्पल बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, ये लो, ये एग्जाम्पल हमने बार बार पढ़ा, पहले चैप्टर पढ़ेंगे, इससे पहले विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ते हैं। आयरन की कील या लोहे की कील लेते हैं और ये धातु है, और इसे कहाँ डालते हैं? अन्य धातु के लवण। अन्य धातु कौन है? कॉपर। उसका लवण क्या हो गया? CuSO4, कॉपर सल्फेट। आयरन को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या बनता है बच्चों? FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये तो सर आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है बच्चों। कैसे? धातु की एक धातु ले ली, अन्य धातु का लवण, तो अन्य धातु क्या लेना है? आयरन को छोड़कर कोई भी धातु ले लो, उसका लवण बना लो, क्लोराइड बना लो, सल्फेट बना लो, नाइट्रेट बना लो, ये बना लीजिए। आयरन की क्रिया अन्य धातु के लवण से क्रिया करवाई है तो क्या बनेगा? इस धातु का क्या बन जाएगा? सल्फेट यानी लवण बन जाएगा। यानी ये धातु मान लीजिए A है और ये V का लवण है। ये मान लो धातु कौन सी है? A है, और इसके साथ A के लवण की क्रिया नहीं करवाएंगे, B के, कोई सी भी धातु हो सकती है B के लवण की क्रिया करवाएंगे, तो हमें पता है यहाँ क्या बन जाएगा? ये B का लवण है तो यहाँ पर धातु B प्राप्त हो जाएगी, और जो लवण B का था वो अब किसका बन जाएगा? A का लवण बन जाएगा। तो मतलब बच्चों ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हमारे पास हो जाती है विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? ये हमारे पास हो जाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने आज 3 गुणों को देखते हुए कंप्लीट कर लिया है हमारा जो रासायनिक गुणधर्मों वाला जो टॉपिक है। तो बच्चों अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म, उसके बाद हमने पढ़ा है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, दोनों की तुलना कर ली, अंतर कर लिए, और उसके बाद हमने देखा धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमने सबसे पहले देखी सक्रियता सारणी, जो कि किताब में सबसे बाद में है। उसके बाद हमने धातु की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई है, जल से करवाई है, अम्लों से करवाई है, और अन्य धातु के जो लवण हैं उनके विलयन से क्रिया करवाई है। तो इस प्रकार बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है? धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अगले चैप्टर में हम जो अगली हेडिंग लेकर आएंगे वो है आयनिक यौगिक। यानी आयनिक यौगिक क्या है, कैसे उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाए, कैसे NaCl और MgCl2 के अणु का निर्माण होता है, इसके बारे में हम, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरचना है वो कैसे निकाली जाती है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे बच्चों अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा जो वीडियो है, जो मैटर है वो पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो में एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार मेहनत कर सकूं। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बच्चों में और सुधार कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ क्या है, कैमरे के सामने थोड़ा बोलने में और समझाने में थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि बच्ची क्लास फुल होती है बच्चों से, तो उनको समझाने में थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। क्योंकि किसी बच्चे को एक बार में समझ में आता है, दूसरी बार में नहीं आता है, तीसरे को आता है, चौथे को नहीं आ पाता है, तो वहाँ पर हम पूछ लेते हैं कि बच्चा तुझे आ रहा है, तुझे आ रहा है, तो बच्चे बताते हैं हाँ सर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता तो हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। तो एक बार आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए सर आपकी पढ़ाई हुई साइंस हमें समझ में आ रही है, तो आपके लिए फ़ायदा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि उनकी पढ़ाई में भी कोई किसी प्रकार की अगर समस्या या बाधा आ रही है तो वो शांत हो सके, समाप्त हो सके। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।